बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहंदा। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। किसी का दिल नहीं तोड़ा करते, दिलों में रब बसता है। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम कुछ भी मुंह पे कह देते हैं। कहने वाले तो भूल जाते हैं, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वाले भूल जाते हैं कि वो क्या कह के गए हैं, लेकिन सहने वाले उन्हें सालों तक याद रखते हैं। तो इसीलिए किसी के सामने ऐसी कोई बात ना करे और कोशिश करे कि किसी के सामने कोई ऐसी बात ना करे जो उसे बुरी लगे या जिससे उसका दिल दुखे या दिल टूटे। आज हमारे साथ हमारे इस सेट पर द वायरल वर्ड शो पर जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही खास है। द लेजेंड ऑफ मौलवी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इनको लिखा किसने है, आज मैं उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। नासिर अदीब सर और उनकी अहलिया आमना उल्फत, तो आप सबकी भरपूर तालियों में हम उन्हें द वायरल वर्ड के इस शो में वेलकम कहते हैं। तो मैम वेलकम टू आवर शो और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप दोनों हमारे साथ इस सेट पर एक साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द वायरल वर्ड। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। आप नासिर अदीब, हर एक को इस मकाम पर पहुंचने का एक शौक होता है, शौक और जुनून में फर्क होता है। आपका ये जुनून नासिर अदीब बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ, या वो क्या स्टार्ट से आपके अंदर भी सिर्फ शौक ही था या उसके अंदर जुनून भी था? नहीं, पहले तो एक शौक पैदा हुआ और शौक बड़ा मामूली था जो पैदा हुआ कि एक वाकया हो गया जिसमें एक बहुत बड़ा आदमी हमारे इलाके में उसकी डेथ हो गई। तो मैंने, अब मेरे चचा थे, मेरे बड़ी बहन के ससुर थे, अच्छा। उनसे मैंने पूछा कि उसका अखबार में नाम नहीं आया। तो उसने कहा उसने क्या किया? मैंने कहा जी वो लखपति था। अच्छा। ये उस दौर की बात है जब हमारे घर में 100 का नोट नहीं होता था, हमने कभी देखा नहीं था। तो कहने लगा बड़े बड़े लखपति हैं, अखबार में नाम उनका आता है जो नस्लों पर असर छोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो तब से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो नस्लों पर असर होता है कि जब मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो अखबार में खबर लगे। तो इतनी सी बात और जहन में लेकर मैं चला और फिर मैं आर्मी में गया, इसलिए कि वहाँ निशान हैदर मिलता है और उसकी बड़ी शोहरत होती है। तो हम बैच में 2 आदमी सेलेक्ट हुए, मेरे साथ दूसरा आदमी जो सेलेक्ट हुआ परवेज़ मुशर्रफ था। तो जब हम आ रहे थे तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ से ही पूछा, मेरी पिछली सीट पर बैठा था बस में, मैंने कहा निशान हैदर कैसे मिलता है? अच्छा। तो उन्होंने पंजाबी से कहते तू निशान हैदर लाना है? मैंने कहा हाँ। क्यों? मैंने कहा मशहूर होने के लिए। कहता है निशान हैदर मरने के बाद मिलता है। सर आपको निशान हैदर मिल जाता उसकी ज्यादा खुशी हुई है होती, या आमना उल्फत आपको मिल गई है इसकी ज्यादा खुशी है? देखिए जी, अच्छी बीवी तो मैं समझता हूँ जिस आदमी को मिल रहा है दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी होता है। उसको किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते कि निशान हैदर क्या है, ये वो है। क्योंकि निशान हैदर तो वो लेता है जो आर्मी में जाता है, शहीद हो जाए या शहीद हो जाए। तो बीवी तो हर आदमी की जरूरत है जो इस दुनिया में आया है, और उसे अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो वो इस दुनिया। लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद तो बुरी बीवी मिल जाए ना तो भी बंदा शहीद ही हो जाता है। तो वो और ये भी कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे तो एक औरत का हाथ होता है। तो आप खुद भी माशाल्लाह से आप एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द भी होता है? कामयाब औरत के पीछे बहुत सारे मर्द होते हैं, उसके पीछे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे खानदान होता है। बहरहाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान की कामयाबी के पीछे एक नहीं 2 औरतें होती हैं। माँ का भी बीच में रोल होता है जो तरबियत करती है, फिर बीवी होती है, और बीवी गिराना चाहे, तबाह करना चाहे तो वो भी बीवी के अख्तियार में होता है। जैसे भी आपने कहा बुरी बीवी,
हाँ वो तो ऐसा मेंटल टॉर्चर करती है कि अच्छा इंसान लाइफ पार्टनर रास्ता कहता भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है एक अच्छा लाइफ पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर तो हैं, लेकिन कुछ चीजें होती होंगी ऐसी जो इरिटेट भी करती हैं, क्योंकि दो परफेक्ट इंसान तो कभी भी नहीं मिलते, तो इम्परफेक्शंस होती हैं वो हमेशा होती हैं, कभी भी नहीं हो सकता। तो कोई नासिर सर की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा से आपने वो कहा कि तब्दील करनी और आप आज तक नहीं कर पाई? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी फितरत भी बदली इंसान की। तो उसके साथ आपने किस हद तक कुछ एडजस्ट कर बर्दाश्त कर लिया, लापरवाह बहुत है। और ये मेरे ख्याल में एक सबसे वो चीज होती है जो औरत को इरिटेट करती है कि मर्द जो है, जो उसका हस्बैंड है वो लापरवाही। इरिटेट होने की क्या बात है? आपने समझ देखिए, एक तो बंदा राइटर हो, अब एक वक्त में ये 50-50 फिल्में लिख रहे होते थे, मतलब एक खत लिखने बैठ जाओ तो होश गुम हो जाते हैं, ठीक है? तो एक शख्स 50 फिल्में एट ए टाइम लिख रहा है, मैं कहती हूँ कि वो चल कैसे रहा है, सोचे जरा। तो अब वो लापरवाही घर से होगी तो ही सारा कुछ होगा ना। तो इन्होंने बाकी है कि इनकी सबसे अच्छी आदत ये रही कि घरेलू मामलों में कभी इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया। जैसे उन्होंने वो मूवीज लिखी है, वो कहते हैं मार धाड़ वाली और दहशतगर्दी वाली, तो घर में तो गुस्सा और इस तरह की चीजें कभी ऐसे नहीं होके आए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, ये बर्तन तोड़ रहे ना हैं, जी ना, बिल्कुल ऑपोजिट। घर में बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको परवाह ही नहीं कोई क्या कर रहा है घर में, क्या नहीं कर रहा, उनको इससे लेना देना ही कोई नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अपने जात में हमेशा वो मगन क्या रहे हैं, उनका बच्चों से बहुत प्यार किया, बच्चों के लिए जान हमेशा इन्होंने अपनी ऐसे टंगाए रखी। मैं समझती हूँ बात ये है कि बात सिर्फ इतनी सी आती है कि घर की जो औरत होती है ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल, एक इंसान जो है, कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल कोई भी उसके अंदर खामी हो सकती है। अब आपने अगर लेके जिंदगी को चलना है, ठीक है, और बच्चे भी हैं, आपने माशरे में एक हर चीज को सोच समझ के अब ये बात है अंडरस्टैंडिंग की। अब मुझे पता है कि एक राइटर के क्या हालात हो सकते हैं। मेरे अपने फादर जो थे वो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। मैं तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती थी कि एक घर में अगर बीवी खामिद को खुला मैदान नहीं ना देगी और उसको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टेंशन फ्री लाइफ नहीं देगी, तो वो उसमें मैदान में घोड़ा नहीं दौड़ा सकता। आप टेंशन फ्री रखना जो है ना, ये घर वालों की जिम्मेदारी होती है, और उसमें बीवी का बहुत अहम किरदार होता है, माँ का बहुत अहम किरदार होता है। तो उसमें सोच समझ के चले तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग अपनी तमन्नाइयाँ इस चीज़ में ज़ाया कर देते हैं कि घरेलू मसाइल में उलझ के, और अगर घर वाले उसको मैनेज कर लें तो मेरे ख्याल में वो उभर के बहुत आगे जा सकते। तो इस बात से मतलब हमें ये पता चला है कि एक राइटर जो होता है उसकी जिंदगी का, उसकी जो राइटिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है उसकी लाइफ में। वो एक, हम ये नहीं कह सकते कि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जो इसने लिखा है ना शायद इसकी लाइफ पे इसके साथ कोई लिंक है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते नहीं, कभी कोई कंडासा नहीं चलाया इन्होंने। हाँ, कि एक्चुअल लाइफ में कोई इन्होंने सोटी नहीं चलाई, कभी किसी को गाली मैंने तो ऐसा किसी को गाली थप्पड़ नहीं मारा, मतलब मैंने इनके मुंह से कभी गलीज गालियां नहीं सुनी, नेवर एवर इन माय लाइफ। मैंने इनको नहीं देखा बच्चों को कभी जिंदगी में नहीं मारा, कभी डांट होती है बस जैसे नॉर्मली जरा सा डांट क्या इन्होंने देना है, तो बिगाड़ने के माहिर थे। बच्चों को इतना ज्यादा स्पॉइल करते थे कि मुझे मसला होता था, और फिर मुझे हिटलर का रोल प्ले करना पड़ता था बच्चों की नजर में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बाप है वो बच्चों को पूछ ही नहीं रहा, जो मर्जी करते चले जाओ। तो फिर वो रोल आप वहाँ पे, हाँ, फिर मुझे डबल रोल जिसको कहते हैं ना, सख्ती वाला रोल भी मुझे अदा करना। राइटर बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बस ये सेंसिटिव उससे ज्यादा ही राइटर होते हैं सेंसिटिव, क्योंकि यही चीज उनको लिखने पर मजबूर करती है। उनकी सेंसिटिविटी अगर ना हो तो फिर वो राइटर कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकते। और राइटर जो होता है ना, देखिए वो वैसे घुलना भी बड़ा होता है, उसको ये पता होता है कि मैं क्या करूंगा तो आगे से रिएक्शन क्या आएगा है, और वो बड़ी समझदारी से बल्कि बड़ी चालाकी से ना ऐसी हरकत करते हैं कि उसका रिएक्शन उन्हें पता होता है कि अब इसका ये आएगा, तो मैम कोई ऐसा तो कुछ बिगाड़े बगैर कुछ बिगाड़े बगैर अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज बता दें सर ने ऐसे क्या किया? मिसाल के तौर पर बच्चों की नजर में हमेशा ये बड़े महान रहे। अब बच्चे जो मर्जी नुकसान और माँ को विलन बना दिया, विलन बनाए रखा, तो ये अच्छी बात है ना। अपने इनके हक में तो बेहतर जा रहा था ना, बच्चे आज इनसे इतना प्यार करते हैं। इन्होंने बच्चे के लिए, देखिए ये तो एक हंसी मजाक की बात होगी ना, बच्चों के लिए तो इन्होंने हमेशा बहुत किया। बिल्कुल।
एक बाप होने के नाते हर और बच्चों ने भी रिटर्न में कुछ कम नहीं मोहब्बत की बात से